हेलो बच्चों, कक्षा 12 अध्याय 5 बायोलॉजी वंशागति का आणविक आधार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह जो वीडियो बन रहे हैं जे आपके वार्षिक परीक्षा की विशेष तैयारी के लिए हैं। जो आपके वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की तैयारी के लिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं। हमारा जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले गए हैं और इनसे 100% वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बार बार देखें, जिससे कि आपके वार्षिक पेपर में जो वस्तुनिष्ठों की तैयारी है बहुत अच्छे से हो सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक हैं। तो जो आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक हैं उनका नाम है फ्रीडरिक मिशर। फ्रीडरिक मिशर जो थे वो आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता माने जाते हैं। तो याद रखना है कौन से हैं, फ्रीडरिक मिशर आनुवंशिक पदार्थ के खोजकर्ता वैज्ञानिक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो डीएनए अंगुली छापन को जो सबसे पहले विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे ये हैं एलेक जेफरी। कौन थे? एलेक जेफरी जो वैज्ञानिक थे जे डीएनए अंगुली छापन को सर्वप्रथम विकसित करने वाले वैज्ञानिक माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, रूपांतरण की खोज किसने की थी। तो हमें बताना है कि जो रूपांतरण की खोज है यह रूपांतरण की खोज किसने की थी। तो जो रूपांतरण की खोज की थी यह ग्रिफिथ ने की थी। किसने की थी? ग्रिफिथ जो वैज्ञानिक थे इन्होंने रूपांतरण की खोज की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है हमारा, ओपेरॉन अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो ओपेरॉन की जो अवधारणा है यह किसने प्रस्तुत की थी। हमें बताना है कि ओपेरॉन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो आइए इसका आंसर हमारा है, जो ओपेरॉन की अवधारणा है यह जैकब तथा मेनॉयड ने की थी। जैकब तथा मेनॉयड ने ओपेरॉन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो इसका आंसर जो है हमारा वो है जैकब तथा मेनॉयड। अगला पांचवा क्वेश्चन हमारा है, डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो डीएनए की जो द्विकुंडलित मॉडल है उसको किसने प्रतिपादित किया था, या डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह कौन थे। तो डीएनए की जो डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे यह वाटसन एवं क्रिक थे। कौन से? वाटसन एवं क्रिक जो वैज्ञानिक थे यह डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है वाटसन एवं क्रिक। अगला क्वेश्चन हमारा है, छठवां क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्नता रखता है, इनमें अनुपस्थित होता है। तो हमें बताना है जो न्यूक्लियोसाइड है यह न्यूक्लियोटाइड से भिन्नता रखता है, इनमें अनुपस्थित होता है। तो इसमें अनुपस्थित क्या होता है? तो जो न्यूक्लियोसाइड होता है और जो न्यूक्लियोटाइड होता है इनमें भिन्नता का जो कारण है वो है फॉस्फेट समूह। कौन सा है? जो फॉस्फेट समूह होता है वही इनकी भिन्नता का कारण है। तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्नता रखता है, इनमें अनुपस्थित कौन सा होता है? तो इनमें अनुपस्थित जो रहता है वो फॉस्फेट समूह अनुपस्थित रहता है, इसी कारण से इनमें भिन्नता प्रदर्शित होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता। तो आरएनए में थाइमिन जो क्षारक होता है वह नहीं होता है। कौन सा क्षारक? थाइमिन क्षारक आरएनए में उपस्थित नहीं होता। तो याद रखना है आपको, आरएनए में थाइमिन क्षारक उपस्थित नहीं होता। आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है यह आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा क्षारक है जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो यूरेसिल जो क्षारक होता है, यूरेसिल कौन सा? यूरेसिल जो क्षारक होता है वह डीएनए में नहीं पाया जाता। तो यूरेसिल
क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में दोनों रज्जुकों के क्षारक आपस में कौन सा बंध बनाते हैं? तो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना होती है उसमें जो रज्जुक होते हैं, रज्जुक क्षारक आपस में कौन सा बंध बनाते हैं? तो जो रज्जुक क्षारक होते हैं यह आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। कौन सा बंध बनाते हैं? यह जो है आपस में हाइड्रोजन बंध का निर्माण कहते हैं। तो याद रखना है कि डीएनए की जो द्विकुंडलित मॉडल संरचना है उसमें जो रज्जुक होते हैं, दोनों साइड जो रज्जुक होते हैं वह रज्जुक क्षारक आपस में कौन सा बंध बनाते हैं? तो जो रज्जुक क्षारक हैं आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। आइए अगला 10वां क्वेश्चन है, डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ने वाला जो बंध होता है वो है हाइड्रोजन बंध होता है। कौन सा बंध होता है? हाइड्रोजन बंध जो होता है वो डीएनए सूत्र में न्यूक्लियोटाइड को परस्पर जोड़ने वाला बंध होता है। 11वां क्वेश्चन है, AUG किस अमीनो अम्ल को कोड कहता है? तो जो AUG होता है यह मिथियोनिन को, किसको? मिथियोनिन को कोड करता है। तो हमें बताना है कि AUG कौन सा? AUG किस अमीनो अम्ल को कोड करता है? तो जो AUG होता है यह मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है। कौन सा? मिथियोनिन अमीनो अम्ल को कोड करता है, याद रखना है आपको। 12वां क्वेश्चन है हमारा, डीएनए द्विकुंडलित की लंबाई होती है। तो जो डीएनए होता है उसकी जो द्विकुंडलित संरचना होती है, तो एक द्विकुंडलीय जो संरचना होती है उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है उसकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आइए अगला देखते हैं हम। 13वां क्वेश्चन है, ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम होता है। तो ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम होता है। तो ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला जो एंजाइम होता है वह है डीएनए लाइगेज होता है। कौन सा होता है? डीएनए लाइगेज होता है। याद रखना है आपको, ओकाजाकी खंडों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाला एंजाइम होता है। तो कौन सा होता है? डीएनए लाइगेज। 14वां क्वेश्चन हमारा है, डीएनए के चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो डीएनए के चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो डीएनए के जो चक्र होता है इसके डीएनए के चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने? 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो डीएनए के चक्र में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। आइए अगला 15वां क्वेश्चन हमारा है, समापन कोडोन का कार्य करते हैं। तो समापन कोडोन का जो कार्य कौन कहते हैं? तो समापन कोडोन का जो कार्य कहते हैं वो UAG होते हैं। कौन से होते हैं? UAG समापन कोडोन का कार्य करते हैं। कौन से? UAG समापन कोडोन का कार्य करते हैं। याद रखना है, UAG समापन कोडोन का कार्य करते हैं। आइए अगला 16वां क्वेश्चन हमारा है कि अनुलेखन के लिए आवश्यक है। तो अनुलेखन के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो अनुलेखन के लिए जो आवश्यक है वो प्रमोटर आवश्यक है। क्या है? प्रमोटर जो होता है अनुलेखन के लिए आवश्यक होता है। याद रखना है आपको कि अनुलेखन के लिए कौन आवश्यक होता है? तो प्रमोटर आवश्यक होता है। अगला 17वां क्वेश्चन है, डीएनए की शर्करा का नाम क्या है? तो डीएनए की जो शर्करा का नाम होता है वह है राइबोज शर्करा। क्या होता है? राइबोज शर्करा होती है वह डीएनए की शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन जो है वो है, सेंट्रल डॉगमा किसने प्रस्तुत किया था? तो सेंट्रल डॉगमा किसने प्रस्तुत किया? तो सेंट्रल डॉगमा जो है वो क्रिक ने प्रस्तुत किया था। फ्रांसिस क्रिक ने। किसने? फ्रांसिस क्रिक ने क्या प्रस्तुत किया था? सेंट्रल डॉगमा। क्या? सेंट्रल डॉगमा जो प्रस्तुत किया था वह फ्रांसिस क्रिक ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन हमारा 19वां क्वेश्चन है, हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन, AUG कौन सा कोडोन है? AUG कौन सा कोडोन है? तो जो AUG है वह प्रारंभिक कोडोन है। कौन सा कोडोन है?
प्रारंभिक कोडोन, याद रखना है AUG कौन सा कोडोन है, तो AUG जो है वो प्रारंभिक कोडोन होता है। कैसा? प्रारंभिक कोडोन AUG होता है। 20वां क्वेश्चन है, DNA के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण कहता है, तो DNA के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण कहता है वह जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? वह जीन कहलाता है। तो जो जीन होता है वो DNA के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का संश्लेषण करता है, तो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला का संश्लेषण करेगा वह जीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जीन। आइए अगला क्वेश्चन हमारा 21वां क्वेश्चन है, DNA के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का RNA में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? तो DNA के एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का RNA में प्रतिलिपिकरण हमारा अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। फिर से याद करें, DNA के एक रज्जुक में आनुवंशिक सूचनाओं का RNA में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है? तो RNA में जो प्रतिलिपिकरण होता है वह अनुलेखन कहलाता है। क्या कहलाएगा? अनुलेखन कहलाएगा। अगला 22वां क्वेश्चन है, मिथियोनिन को कोडित करने वाले कोडोन का नाम क्या है? तो मिथियोनिन को कोडित करने वाले जो कोडोन होते हैं उसको AUG कहते हैं। क्या कहेंगे? AUG कहेंगे। किसको? मिथियोनिन को कोडित करने वाले कोडोन का नाम क्या है? तो मिथियोनिन को कोडित करने वाले जो कोडोन होते हैं उनको हम AUG कहते हैं। क्या कहेंगे? AUG। जो ऑब्जेक्ट आपके चल रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हैं, MP बोर्ड के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे यदि आप इनको बहुत ही अच्छे से याद कर लेते हैं 2 या 3 बार वीडियो देखकर, तो जी आपके पेपर में इनके आने की संभावना 100% है, इसलिए आप इनको जरूर ध्यान से दें। 23वां क्वेश्चन है, DNA अणु को काटने वाले एंजाइम कहलाते हैं। तो DNA अणु को काटने वाले जो एंजाइम हैं वह क्या कहलाते हैं? तो DNA अणु को काटने वाले एंजाइम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहलाते हैं। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहलाते हैं। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम कहलाएंगे। किसको काटने वाले? DNA अणु को काटने वाले एंजाइम। तो DNA अणु को काटने वाले जो एंजाइम होते हैं ये प्रतिबंध एंडोन्यूक्लिएज कहलाते हैं। तो हमारा 23वां क्वेश्चन हो गया है। अगला 24वां क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरियोफेज का अनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो बैक्टीरियोफेज का जो अनुवंशिक पदार्थ है वह DNA होता है। क्या होता है? DNA। किसका? बैक्टीरियोफेज का अनुवांशिक पदार्थ जो होता है, अनुवंशिक पदार्थ उसका DNA होता है। आइए 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 25वां क्वेश्चन है, राइबोसोम क्या है? तो जो राइबोसोम होता है वो क्या है? तो जो राइबोसोम है वो मोनोसेकेराइड होता है। क्या होता है? मोनोसेकेराइड जो होता है वो राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम मोनोसेकेराइड है। अगला 26वां क्वेश्चन हम देखेंगे। 26वां हमारा क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जो जीन शब्द है यह जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। किसने? जोहानसन ने जो प्रस्तुत किया है वह जीन शब्द प्रस्तुत किया है। तो याद रखना है, जी से जीन और जो से जोहानसन। जी से जीन, जो से जोहानसन। तो जीन शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो जीन शब्द जो है वो जोहानसन ने प्रस्तावित किया था। आइए अब 27वां क्वेश्चन है, DNA द्विकुंडल की मोटाई होती है। तो DNA द्विकुंडल की हमें मोटाई बताना है। तो DNA द्विकुंडल की जो मोटाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम द्विकुंडल की मोटाई होती है। और द्विकुंडलित जो DNA होता है इसकी जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम, अभी हम पढ़ चुके हैं कि 34 एंगस्ट्रॉम DNA की लंबाई होती है। DNA द्विकुंडलित जो मॉडल होता है इसकी जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम और जो मोटाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन हमारा है कि एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर ढीले ढाले तथा हल्के अभिरंजक होते हैं
उन्हें कहते हैं। तो जो एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर ढीले ढाले तथा हल्के अभिरंजक जो होते हैं उन्हें हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहेंगे? यूक्रोमेटिन कहेंगे। तो एक प्रारूपिक केंद्रक में कुछ जगहों पर ढीले ढाले जो अभिरंजित होते हैं उनको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। याद रखना है आपको, क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 29वां क्वेश्चन है हमारा, अनुलेखन की क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो जो अनुलेखन की क्रिया में भाग लेते हैं वे एंजाइम कौन से हैं? तो वे एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर से याद रखो, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो जो अनुलेखन की क्रिया में जो भाग लेता है उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए के कूटक्रम क्या कहलाते हैं? तो डीएनए के जो कूटक्रम होते हैं वह कोडोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोडोन कहलाते हैं। तो डीएनए के कूटक्रम जो होते हैं, डीएनए के कूटक्रम क्या कहलाएंगे? कोडोन कहलाएंगे। अगला 31वां क्वेश्चन है हमारा, एक न्यूक्लियोसोम में शामिल होते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम में शामिल होते हैं। तो एक न्यूक्लियोसोम जो होता है उस न्यूक्लियोसोम में शामिल होते हैं। तो क्या शामिल होते हैं? तो इसमें न्यूक्लियोसोम कोर तथा H1 हिस्टोन दोनों। कौन कौन? न्यूक्लियोसोम कोर और H1 हिस्टोन दोनों शामिल होते हैं। तो न्यूक्लियोसोम में क्या शामिल होगा? न्यूक्लियोसोम में न्यूक्लियोसोम कोर और H1 हिस्टोन, ये दोनों चीज़ें न्यूक्लियोसोम में शामिल होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसटी कोडोन उपस्थित होते हैं। तो एंटीकोडोन जो उपस्थित होते हैं वह एंटीकोडोन उपस्थित होते हैं। तो एंटीकोडोन किस में उपस्थित होंगे? तो एंटीकोडोन आरएनए में होंगे। किसमें? आरएनए में। तो एंटीकोडोन उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होते हैं? आरएनए में। अगला क्वेश्चन है 33वां हमारा क्वेश्चन है, डीएनए की अम्लीय प्रकृति का कारण है। तो डीएनए की जो अम्लीय प्रकृति होती है उसका कारण फॉस्फेट समूह है। क्या है उसका कारण? फॉस्फेट समूह जो है डीएनए की अम्लीय प्रकृति का कारण है। तो डीएनए की जो अम्लीय प्रकृति होती है उसका कारण फॉस्फेट समूह है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 34वां हमारा क्वेश्चन है, अनुवाद प्रक्रिया में अमीनो अम्ल टीआरएनए के किस भाग से जुड़ता है? तो अनुवादन की जो क्रिया होती है, अनुवादन की क्रिया में अमीनो अम्ल टीआरएनए के किस भाग से जुड़ता है? तो टीआरएनए के 3 सिरे से जुड़ता है। कौन से सिरे से? तीसरे सिरे से जुड़ेगा। 3 सिरे से जुड़ता है। तो अनुवादन की प्रक्रिया में अमीनो अम्ल टीआरएनए के किस भाग से जुड़ता है? तो 3 सिरे से जुड़ता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 35वां हमारा क्वेश्चन है, नाइट्रोजनीकृत क्षार कौन से हैं? तो नाइट्रोजनीकृत जो क्षार हैं वो एडेनिन, थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। कौन कौन है? याद रखना है आपको, एडेनिन, थाइमीन, यूरेसिल, साइटोसिन। एडेनिन, थाइमीन, यूरेसिल, साइटोसिन जो हैं ये नाइट्रोजनी क्षार कहलाते हैं, नाइट्रोजनीकृत क्षार कहलाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शर्करा से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है? तो नाइट्रोजनी जो क्षार होता है वह पेंटोज शर्करा से किस तरह से जुड़ा रहता है? तो यह एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो नाइट्रोजनी क्षारक पेंटोज शर्करा से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है? तो एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। 37वां क्वेश्चन है, ग्रिफिथ के प्रयोग हेतु किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया? तो ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों हेतु किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया था? तो हमें बताना है कि ग्रिफिथ के प्रयोग हेतु किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया। तो इन्होंने प्रयोग किया है जीवाणु डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस,
स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनाई और न्यूमोकोकस। फिर से देखिए, जो ग्रिफिथ थे, ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों हेतु किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया है? तो इन्होंने जीवाणु डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, न्यूमोनाई या न्यूमोकोकस का प्रयोग किया है। आइए अगला क्वेश्चन है, 38वां क्वेश्चन है, mRNA का संश्लेषण कहलाता है। तो जो mRNA का संश्लेषण होता है इसको हम अनुलेखन कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुलेखन कहते हैं mRNA के संश्लेषण को। अगला क्वेश्चन है, किसी कोडॉन में नाइट्रोजिन्स क्षारों की संख्या होती है। तो किसी कोडॉन में नाइट्रोजिन्स जो क्षारों की संख्या होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3 संख्या होती है। अगला 7वां क्वेश्चन है, tRNA पर नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम कहलाता है। तो किस पर? tRNA पर नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम कहलाता है। तो नाइट्रोजीनस क्षारों का जो क्रम कहलाता है वो है एंटीकोडॉन। क्या कहलाता है? एंटीकोडॉन कहलाता है नाइट्रोजीनस क्षारों का क्रम। अगला क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन है, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु कहलाते हैं। तो जीवाणु को जो संक्रमित कहते हैं उन विषाणुओं को हम जीवाणु भोजी कहते हैं। क्या कहेंगे? जीवाणु भोजी कहेंगे। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणुओं को जीवाणु भोजी कहेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 42वां क्वेश्चन है, जो हमारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन चल रहे हैं जे वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इनको बहुत ही ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ध्यान से बार बार 2 या 3 बार वीडियो देखें जिससे आपको यह वस्तुनिष्ठ याद रहें और आपके पेपर में जो वस्तुनिष्ठों की समस्या है वो आपकी दूर हो जाएगी। आइए तो 42वां देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है, अत्यधिक संघनित क्रोमेटिन जो अनुलेखन हेतु उपलब्ध नहीं हो पाता कहलाते हैं। अत्यधिक संघनित क्रोमेटिन है, जो अत्यधिक संघनित क्रोमेटिन है जो अनुलेखन हेतु उपलब्ध नहीं हो पाते। क्या? अनुलेखन हेतु उपलब्ध नहीं हो पाता है कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये हेटेरोक्रोमेटिन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? हेटेरोक्रोमेटिन कहलाते हैं। अगला, जीन वाहक का कार्य करता है। तो जीन वाहक का कार्य कहता है कौन? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड होते हैं वो जीन वाहक का कार्य कहते हैं। कौन? प्लाज्मिड। कौन करते हैं? प्लाज्मिड जो होते हैं वो जीन वाहक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है हमारा, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं उनमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो बताना है हमें कि प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। आइए अगला 45वां क्वेश्चन देखते हैं, DNA से mRNA का निर्माण कहलाता है। तो DNA से mRNA का जो निर्माण होगा वो कहलाएगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो DNA से mRNA का निर्माण क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। याद रखना है आपको कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46वां क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक अम्ल की खोज थी ये किसने की थी? तो सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज थी ये फ्रेडरिक मिशन ने की थी। फ्रेडरिक मिशन ने है जो खोज की थी। किसकी? न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। आइए अगला 47वां हमारा क्वेश्चन है, कितने प्रकार के कोडॉन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करते हैं? तो कितने प्रकार के कोडॉन होते हैं जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं? तो 61 प्रकार के अमीनो अम्ल 61 प्रकार के कोडॉन होते हैं जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। आइए 48वां क्वेश्चन है, जीन्स का वह खंड जो कोडित नहीं होता। तो जीन्स का वह खंड क्या कहलाता है जो कोडित नहीं होता? तो जीन्स का वह खंड कहलाएगा इंट्रॉन। क्या कहलाएगा?
इंट्रॉन कहलाएगा जो कोडित नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है, प्रथमतः प्रयोगशाला में कृत्रिम जीन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो प्रथमतः क्वेश्चन, पहली ऐसी कौन सी प्रयोगशाला है जिसमें कृत्रिम जीन बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे प्रयोगशाला में? तो ये थे H.G. खुराना। कौन थे? H.G. खुराना जो थे, जो कृत्रिम जीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कौन से जीन? कृत्रिम जीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे H.G. खुराना। याद रखना है आपको, H.G. खुराना है। अगला 50वां क्वेश्चन है हमारा, जीन नियमन के संबंध में जैकब तथा मोनोड द्वारा प्रतिपादित मॉडल है। तो किसके संबंध में? जीन नियमन के संबंध में। कौन से? जीन नियमन के संबंध में जैकब तथा मोडोन। कौन से? जैकब तथा मोडोन द्वारा प्रतिपादित मॉडल है। तो कौन सा मॉडल है? ये है ओपेरॉन मॉडल। कौन सा? ओपेरॉन मॉडल जो है वो जैकब और मोडोन द्वारा प्रतिपादित मॉडल है। कौन सा? ओपेरॉन मॉडल। आइए अगला क्वेश्चन है, ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण बनता है। तो ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण बनता है, यह कैंसर है। कौन सा है रोग? कैंसर। तो ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण बनता है, यह कैंसर कहलाता है। तो आइए 52वां क्वेश्चन देखते हैं हम। 52वां क्वेश्चन है हमारा, विषाणुओं का प्रोटीन से बना बाह्य आवरण कहलाता है। तो विषाणु जो होते हैं, इन विषाणुओं का जो प्रोटीन से बाह्य आवरण बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तो विषाणु के जो प्रोटीन से बाह्य आवरण बनता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहेंगे। तो विषाणुओं का जो प्रोटीन से बाह्य आवरण बना है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन 53वां क्वेश्चन है, क्रोमोसोम में डीएनए को बांधने वाली क्षारकीय प्रोटीन कहलाते हैं। तो क्रोमोसोम में डीएनए को बांधने वाली क्षारकीय प्रोटीन कहलाते हैं। तो कौन से हैं क्षारकीय प्रोटीन? तो हिस्टोन प्रोटीन है। क्षारकीय जो प्रोटीन है वो हिस्टोन प्रोटीन है, और जो क्रोमोसोम में डीएनए को बांधते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए को बांधने वाली क्षारकीय प्रोटीन कहलाती है। कौन सी कहलाएगी? हिस्टोन प्रोटीन क्षारकीय प्रोटीन है। तो हमारे सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर की हम ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कवर करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और बार बार देखें। जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमने लिए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा में यहाँ से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अवश्य आएंगे। आप बस ध्यान से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।